सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के बाद में नवीन राज्यों का उत्थान हमारा एक टॉपिक है। जैसा कि आपने मुग़ल साम्राज्य के पतन के विषय पर पढ़ा था, उसी समय पर जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई और क्षेत्रीय सत्ताओं ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया और क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने शासन को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। उसी कड़ी में सबसे पहले दक्षिण भारत के अंतर्गत हैदराबाद राज्य की स्थापना होती है। हैदराबाद के आसफ शाही वंश के प्रवर्तक चिनक्लेज खां थे, जो निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है। जुल्फ़िकार खां ने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखा था, लेकिन 1708 में बहादुर शाह ने जुल्फ़िकार खां को दक्कन का वायसराय बनाया। जुल्फ़िकार खां ने दक्कन का कार्य अपने नायब दाऊद खां के द्वारा चलाता था। 1713 में जुल्फ़िकार खां की मृत्यु हो गई और यह समस्त योजना उसकी समाप्त हो गई। इसके बाद चिनक्लेज खां सैयद बंधुओं के सहयोग से दक्कन का वायसराय बन गया और 1715 में सैयद हुसैन अली को ही दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। हुसैन अली की मृत्यु के बाद चिनक्लेज खां का भाग्य पुनः जागा और पुनः दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया। 1722 में निज़ाम को दिल्ली में वज़ीर नियुक्त किया गया। निज़ाम ने सम्राट को कर्तव्य का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया और कठोर अनुशासन के कारण ईर्ष्या द्वेष अमीरों में उत्पन्न हो गए। इस कारण से निज़ाम ने दक्कन जाने का विचार किया। वजीर के रूप में निज़ाम ने मालवा और गुजरात को दक्कन की सूबेदारी में शामिल कर लिया और 1723 के अंत में निज़ाम शिकार के बहाने दक्कन चला गया। सम्राट मोहम्मद शाह को निज़ाम का जाना बहुत बुरा लगा और सम्राट ने मुबारिज खां को पूर्ण रूप से दक्कन का वायसराय बनाकर यह आदेश दिया था कि निज़ाम को या तो जीवित पकड़ के लाओ या मृतक के रूप में मेरे सामने उपस्थित किया जाए। निज़ाम मुबारक खां से शक्तिशाली होने के कारण निज़ाम ने मुबारक खां को मार डाला और दक्कन का स्वतंत्र शासक बन बैठा। अक्टूबर 1724 में निज़ाम ने शुकुरखेड़ा के युद्ध में मुबारक खां को मार हराया था, अर्थात उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद में सम्राट मोहम्मद शाह विवश था। इस कारण अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए बाह्य रूप से चिनक्लेज खां को दक्कन का वायसराय बनाकर आसफ जहां की उपाधि उसे प्रदान कर दी। निज़ाम ने बाजीराव के विरुद्ध दिसंबर 1737 के युद्ध में हार गया और निज़ाम ने सम्राट के साथ नादिर शाह के विरुद्ध करनाल के युद्ध में भाग लिया। दिल्ली में लौटने से पूर्व नादिर शाह ने सम्राट मोहम्मद शाह को निज़ाम के विरुद्ध सचेत किया कि यह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक चालाक है। इस प्रकार निज़ाम की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उस पर शासन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था। सादत खां निसापुर के सैयदों का वंशज और शिया अनुयायी था। 1720 में सादत खां बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया
और सादत खान ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया और सम्राट मोहम्मद की दृष्टि में ऊपर उठ गया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को पहले 5 हज़ारी का मनसब, बाद में 7 हज़ारी का मनसब प्रदान किया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी प्रदान की। 1720 से 1722 तक सादत खां आगरे का गवर्नर रहा और अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा शासन प्रशासन का संचालन करने लगा। सादत खां को अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया और सादत खां ने अवध में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर ली। 1739 में सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। युद्ध में बंदी बना लिया गया था और सादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और 20 करोड़ धन की आशा दी। जब नादिर शाह ने सादत खां से 20 करोड़ रुपए मांगा तो उसने विष खा करके आत्महत्या कर ली। सादत खां के कोई पुत्र नहीं था। सादत खां ने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे सफदरजंग के साथ कर दी। इस प्रकार वह उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर दिया। 1748 में मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया और उसके उत्तराधिकारी प्राय नवाब वजीर कहलाने लगे। 1819 में इस वंश के 7वें शासक सादत खां ने अवध के राजा की उपाधि धारण कर ली। इस प्रकार उसके उत्तराधिकारियों ने भी अवध पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। रुहेलखंड तथा बंगस पठान। एक अफगान वीर दाऊद तथा उसके पुत्र अली मोहम्मद खां ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड का एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पूर्व में मोहम्मद खां बंगस, जो कि एक अफगान वीर था, फर्रुखाबाद की जागीर को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। बाद में इसने बुंदेलखंड तथा इलाहाबाद और के प्रदेशों पर अपना भी अधिकार जमा लिया। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां को बंगाल की दीवानी और नायब गवर्नर का पद दिया गया था। बंगाल में पहले राजकुमार अजीमुस्सान के अधीन रहा था। राजकुमार फर्रुखसियर के अधीन बंगाल रहा। 1713 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1719 में उड़ीसा में बंगाल के अधीन हो गया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी व जमाता शुजाउद्दीन हुआ था और 1733 में सम्राट मोहम्मद शाह ने शुजाउद्दीन को बंगाल के अतिरिक्त बिहार का कार्यभार भी सौंप दिया था। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां को गवर्नर बनाया। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और अप्रैल में सरफराज खां को घेरिया के स्थान पर हराकर मार डाला। अली वर्दी खां बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल का भी गवर्नर बन गया। अली वर्दी खां सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ नजराने के रूप में देकर अनुमति पत्र भी ले लिया था। अली वर्दी खां सम्राट पर मराठों की सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहा।
अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती शुजा-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। उसका नवाब बनना उसके सगे संबंधियों को रास नहीं आया। इन्हें लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह व षड्यंत्र किए। इन लोगों ने उसे इस पद से हटाने के लिए स्थानीय तथा विदेशी तत्वों की भी सहायता लेना उसे समझा। शुजा-उद-दौला ने जब इनकी कार्रवाई को नियंत्रित करना चाहा तो इनमें से अधिकतर अंग्रेज़ों के पास चले गए। यहीं से नवाब और अंग्रेज़ों के बीच टकराव की आधारशिला बन गई। इसके चचेरे भाई शौकत जंग ने उसे अधिक समस्याएं दीं। शुजा-उद-दौला ने यूरोपियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए कदम बढ़ाए। उसने कलकत्ता की किलेबंदी व दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कार्रवाई की। आपसी मतभेद के चलते हुए शुजा-उद-दौला व कंपनी के बीच फरवरी 1757 में एक संधि हुई, लेकिन यह संधि शांति नहीं दे सकी। कंपनी ने उसके सेनापति मीर जाफर व राय दुर्लभ कलकत्ता के सेठ किशनचंद के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। परिणाम यह हुआ कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में शुजा-उद-दौला मारा गया और इसके बाद में मीर जाफर कठपुतली के रूप में अंग्रेज़ों का नवाब बंगाल का नवाब बन गया। यहीं से बंगाल में अंग्रेजी की सर्वोच्चता का अध्याय प्रारंभ हो जाता है। इसने उसकी भारत विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। राजपूत राज्य। राजपूत राज्यों के अंतर्गत जबकि मुगल राजनीतिक एवं प्रशासनिक की आधारशिला राजपूतों ने रखी थी और राजपूत राज्यों में स्वतंत्रता के आधार औरंगजेब के काल में बन गया था, क्योंकि उसकी राजपूत नीति की बगावत होने लगी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूतों में मुगल साम्राज्य की स्थिरता व कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मुगलों ने इन्हें प्रभाव में रखने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुए और राजपूत रियासतों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह थी कि इनमें आपस में संघर्ष चलता रहता था, जिससे इनकी शक्ति मजबूत होने की वजह क्षीण होती रहती थी। इसी में कड़ी में जो स्वतंत्र तो होने वाले राज्य थे, आमेर जिसे अंबर भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी जयपुर थी, मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, आदि थे। इन्होंने भी अपने राज्य में स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। इसके बाद में आते हैं जाट। जाट मौलिक रूप से मध्यकाल में कृषक वर्ग का एक समूह था। ये दिल्ली, आगरा, मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास करते थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनके ऊपर अत्यधिक अत्याचार तथा हुए और इन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। मुगल इस समय इनका नेतृत्व तो चूड़ामल ने किया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उसे 1500 जात 500 सवार का मनसब दे दिया था। उसने जंगली क्षेत्रों के बीच दुर्ग निर्माण करवाया।
यह छोटा सा दुर्ग भरतपुर क्षेत्र में बनवाया था। इसने कुछ भवन डींग में बनवाए। इस बीच मुगल सत्ता में बदलाव आया। फर्रुखसिंह उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोक न सका, इसलिए उसने सवाई जयसिंह को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भेजा। 1716 में जयसिंह ने धुन के दुर्ग को आधार बनाकर चूड़ामल पर दबाव डाला। इसके कारण चूड़ामल ने जयसिंह के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा। इस संधि के अनुसार चूड़ामल ने 30 लाख रुपए मुगल बादशाह को और 20 लाख रुपए उसे देने स्वीकार कर लिए। सत्रह 1722 में चूड़ामल की मृत्यु के बाद उसका नेतृत्व उसके भतीजे बदन सिंह ने संभाल लिया और बदन सिंह ने डींग, कुम्बेर, बेर तथा भरतपुर में 4 दुर्ग का निर्माण करवाया। बदन सिंह ने नादिर शाह के आक्रमण का लाभ उठाकर आगरा और मथुरा पर भी अधिकार कर लिया। बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की नींव भी रखी। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दे दी और महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया। 1756 में सूरजमल भरतपुर अर्थात बदन सिंह का उत्तराधिकारी बना और सूरजमल ने जाट राज्य को अपनी चतुराई, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म तीव्र बुद्धि, स्पष्ट दृष्टि दी और सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जाट राज्य का पतन हो गया। अब आते हैं सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इसमें 10 गुरु उत्पन्न हुए थे, जबकि प्रारंभ में अकबर के शासनकाल तक सिख और सम्राट के बीच के जो संबंध थे वह मधुर रहे थे। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में आकर के सिखों और सम्राट के बीच संबंधों में कटाक्षता आ गई, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। इसके बाद में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि गुरुओं ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। इसके अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन 1708 में इनकी मृत्यु नादेड़ जाते हुए एक पठान ने धोखे से कर दी थी। इसके बाद में सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला, जो 8 वर्ष तक मुगलों से लड़ता रहा था। बंदा बहादुर के सहयोगियों ने विश्वासघात करके 1716 में इसकी हत्या कर दी। सिख शक्ति क्षीण हो गई। इसके बाद में 1748 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया।